नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरा साथ है विश्व मोहन। और बाजार की बात करें तो आज भारी गिरावट दिखी है। याद रखें, थोड़ी सी रिकवरी भी दिखी थी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में दिखी है। निफ्टी की बात करें तो अब करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ इंट्राडे में 25,000 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ। दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 400 अंक फिसला। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी 350 अंकों की गिरावट 51,500 के पास। दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक करीब 850 अंक फिसलता हुआ। रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी के इंडिसेस की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आज दिखी है। निफ्टी 200 अंक टूटा, इंट्राडे में 25,000 के नीचे। तो ऑल इन ऑल इंडिसेस पर देखें तो भारी गिरावट दिखी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। आईटी शेयरों में आज चमक है। इन्फोसिस 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। टेक महिंद्रा, विप्रो, ओएनजीसी ये कुछ और गेनर्स है इंडेक्स लेवल पर। लूजिंग साइड की बात करें तो बैंक की बजाज फाइनेंस में 3.5% की गिरावट है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी इस हफ्ते क्रूड में करीब 8% से ज़्यादा का उछाल दिखा है। याद रखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है। इजराइल ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है उसके चलते ब्रेंट क्रूड में उछाल दिखा है और 2 दिनों में कच्चे तेल में करीब 5% की तेज़ी, अब $78 पर बैरल के आसपास। इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात की, कुछ सेक्टोरल मूवर्स की बात कर लेते हैं। पीएसयू बैंकिंग शेयरों में आज काफ़ी तेज़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेज़ी दिखी है, लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में कमज़ोरी है। याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से ये कमज़ोरी दिखी है, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मैक्रोटेक डेवलपर्स, फीनिक्स मिल्स ये कुछ स्टॉक्स टॉप लूजर्स हैं निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स से। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले और उसी के साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ इस खास दिन पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पर ही राय ले लेते हैं। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, काफ़ी वॉलेटाइल दिन रहा है भारतीय बाजारों के लिए। इंडेक्स लेवल पर वीकेंड आ रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड अपने पोजीशंस ट्रेडर्स कैसे करें? गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने फॉर अ कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। और निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी अगर एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, प्लस जो निफ्टी की 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीबन है 25,040 के करीबन। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए और आखिरी आधे से 1 घंटे में मुझे लग रहा है हल्की सी एक बाउंस बैक रैली आ सकती है निफ्टी में, क्योंकि 25,000 का एक अहम स्तर है। अगर वो होल्ड करता है यहाँ से बाउंस बैक रैली आ सकती है, और अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रीच होता है तो हम 200 से 250 पॉइंट का फॉल भी देख सकते हैं निफ्टी में। सो वी आर एट अ मेक और ब्रेक लेवल इन केस ऑफ निफ्टी। 25,000 टू 25,050 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जब तक होल्ड करता है एक पुल बैक रैली आ सकती है। ओके, चलिए हमारे साथ राजेश पालविया भी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अमोल आठवले हैं कोटक सिक्योरिटीज। अब एक एक करके जहां पर गिरावट ज़्यादा दिख रही है, एक एक करके ऐसे शेयरों पर राय ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल्टी शेयरों की, क्योंकि यहाँ पर बिकवाली ज़्यादा है। इंडेक्स को अगर देखें तो 2% से ज़्यादा की बिकवाली यहाँ पर दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ करीब 5.5% की गिरावट यहाँ दिख रही है। डीएलएफ भी 2%, 2.5% की गिरावट यहाँ दिख रही है। अमोल जी बताइए, क्या लग रहा है आपको, रियल्टी स्टॉक्स में और गिरावट बची है या इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए? खरीदारी के कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपको? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। अगर हम ये वीक में ही देखते हैं ओवरऑल, अगर रियल एस्टेट आई थिंक बिगेस्ट लूजर है इंडेक्स में। अप्रोक्सीमेटली कंसिस्टेंटली एक करेक्शन देखने को मिला है। उसमें से अगर हम लीडर को पिक करते हैं तो डीएलएफ में अगर देखते हैं तो एक पहले रैली हुआ और उसके बाद इमीडिएट में शार्प रिवर्सल हुआ। और मोर और लेस सभी रियल एस्टेट स्टॉक का काफी सिमिलर काइंड ऑफ टेक्सचर है। मुझे लगता है अगर मैं डीएलएफ के बारे में देखता हूँ या एज अ रियल एस्टेट बाकी स्टॉक्स के लिए देखता हूँ और ओवरऑल मार्केट
अगर उसको कंपेयर करता हूँ तो ये आई थिंक वीक टेक्सचर है। यहाँ पे सपोर्ट्स पे जरूर है, बट बाइंग थोड़ा सा मिसिंग है, थोड़ा सा बेस चाहिए। उसके बाद ही कोई प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन होता है तो आई थिंक एक फ्रेश बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक पे भी देखता हूँ तो डीएलएफ में 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को आज उसने टच किया है काफी दिनों के बाद। बट फिर भी मैं बाइंग के लिए वेट करूंगा। अगर मार्केट और एज ए इंडेक्स रियल एस्टेट उसमें कुछ बाउंस बैक आता है या रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो ही आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच रहना चाहिए। नई खरीदारी की सोच है, क्योंकि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राजेश पालविया जी भी हैं, उनसे हम ऑटो सेक्टर की राय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा है और चुनिंदा ऑटो कंपनियाँ तो काफ़ी गिरी हुई हैं। M&M, हीरो मोटो, TVS मोटर, यहाँ पर काफ़ी बिकवाली दिख रही है। 2 से 3.5% तक की गिरावट इन शेयरों में दिख रही है। राजेश जी, ऑटो सेक्टर से कुछ पसंद आ रहा है आपको आज की गिरावट में, या रुके अभी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जिस तरीके का माहौल है और अक्रॉस द बोर्ड सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है, तो ऑटो भी उस प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आते हुए दिख रहा है और यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखने को मिली है। हालांकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो काफी स्टॉक्स है जो कि अभी भी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कुछ स्टॉक्स है जहां पे आप अपने बाइंग लिस्ट में रख सकते हैं। उसमें हमें जो सबसे पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। जरूर करंट मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे अगर हमें लगता है कि 2960 2950 के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा मिलता है तो ये एक अट्रैक्टिव जगह होगी वापस से इसमें री एंटर करने के लिए। क्योंकि अगर देखें तो स्टॉक अभी भी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है। तो M&M हमारी एक प्रिफर्ड चॉइस होगी यहाँ पे डिक्लाइन में बाय करने की, लेकिन 2950-60 के रेंज में आता है तो वहां बाय करेंगे। वही हम अगर ऑटोमोबाइल में दूसरे स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे आइशर मोटर को भी फोकस में रखना चाहिए। हालांकि आज स्टॉक में एक जो कट मिला है, स्टॉक अब 4700 के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। तो ये एक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 4630 4640 ये रेंज के आसपास अगर आता है स्टॉक तो वहां पे एक अट्रैक्टिव लेवल होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड वहां से फेवरेबल होगा। तो वहां पे इसको बाय किया जा सकता है। तो आइशर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये 2 स्टॉक्स हमारे रडार पे, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट में अभी भी कोई रिकवरी के साइन नहीं लग रहे और हमें लगता है कि ये शायद सप्लाई प्रेशर ओवरऑल मार्केट में और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि काफी अहम लेवल को आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पेनिट्रेट करते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये सप्लाई प्रेशर फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, तो थोड़ा वेट करके ही बाय करेंगे। बिल्कुल, तो वेट करने की सलाह, और जो गिरावट दिखी है ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, तो अभी थोड़े कॉशियस रहने की सलाह हमारे मेहमानों से। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सभी मेहमानों से उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। तेजस, सबसे पहले आप बताएं ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? सो देखिए, बाजार में एक अच्छी खासी बिकवाली चल रही है तो थोड़ा मैं डिफेंसिव स्पेस को पसंद करूंगा। तो फार्मा सेक्टर से मेरी पहली पिक है लुपिन लिमिटेड। लुपिन लिमिटेड में आज अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ दिखाई है स्टॉक ने। तो लुपिन में हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2154 का, और उसमें पहला लक्ष्य रहेगा 2275 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2325 का। इसके अलावा जो मेरी दूसरी पिक है वो PSU बैंकिंग स्पेस से है। आज हमने PSU बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखा है पिछले 3-4 दिनों से। तो कैनरा बैंक हमारी प्रेफर्ड पिक है। तो कैनरा बैंक में हमने देखा कि रिसेंटली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था डेली चार्ट पे, और उसके बाद एक स्विंग हाई बनाया था 113.50 का। उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक में हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो करंट भाव पे मुझे काफी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो कैनरा बैंक में आप करंट भाव में बाइंग कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 104.75 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 112 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 116 का। तो कैनरा बैंक 104.75 स्टॉप लॉस लगा ले। 112 पहला टारगेट है, 116 दूसरे टारगेट के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। ल्यूपिन एक पिक है जहां पर 2154 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी की सलाह है। 2275 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 2325 का। अमोल जी, आप बताइए आपकी 2 टॉपिक कौन सी होंगी? कैनरा बैंक भी मेरा एक पिक था बट अभी उन्होंने दे दिया है तो मैं एक और ऐड कर देता हूँ उसमें। तो मैं एक स्टील अथॉरिटी के साथ जाना चाहूंगा।
वो जो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 139 के आसपास मैंने पिक किया था। इसमें पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 150 के, और स्टॉप लॉस उसका है 135 का। मेटल एज ए इंडेक्स में भी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल ये मार्केट करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट हो नहीं रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेल अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है या एक करेक्शन पूरा करता हुआ स्टील अथॉरिटी दिख रहा है, अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में एक सेल में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपमूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो सेल पर खरीदारी की राय 150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ कैनरा बैंक पर भी दोनों मेहमानों ने खरीदारी की राय दी है। राजेश, आपके सेक्टर टॉपिक्स कौन से रहेंगे? तो एक शॉर्ट साइड का रहेगा, एक लॉन्ग साइड का। तो शॉर्ट साइड में जो स्टॉक हमें यहाँ पे वीक लग रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि दिखाता है कि एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। स्टॉक ने ये जो करेक्शन का सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बना है, इसमें स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। तो एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक ने अपने एक अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमें लगता है कहीं ना कहीं एक डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 6600 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 6820 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय साइड में है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक को देखें तो स्टॉक में आज के सेशन में भी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये एक अपने पिछले 2-3 हफ्तों के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करके स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कहीं ना कहीं एक अपमूव के लिए ये स्टॉक रेडी होते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 262 की तरफ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 246 के आसपास। 246 के टारगेट के लिए आपको खरीदने की सलाह यहाँ पर। बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट आपने क्या दिया था राजेश जी? 262 के टारगेट के लिए बाय करना है, और स्टॉप लॉस होगा करीब 246 के आसपास। ओके, 246 का स्टॉप लॉस, 262 का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी की सलाह, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल बेचने की सलाह राजेश जी की है। टारगेट है 6600 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 6820 का। लेकिन आज बाजार अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की बिकवाली नहीं दिख रही है। एशिया के जितने भी बाजार थे आज हरे निशान में ही दिख रहे थे, और हांगकांग के बाजार में तो रैली चल ही रही करीब करीब 2% की। हालांकि चाइना का मार्केट अब 8 अक्टूबर को सीधा खुलने वाला है, लंबी छुट्टी वहां पे चल रही है, लेकिन बाकी बाजार आप देखें तो आज ठीक ठाक ही कर रहे थे, या तो हल्की तेजी दिखी या दायरे में ही दिख रहे थे, लेकिन अपने बाजार में गिरावट ज़्यादा है। राजेश जी, इस पर क्या व्यू आपका बन रहा है? बाजार क्या काफ़ी समय से देख रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर रहा था, इस वजह से बिकवाली ज़्यादा है, या एफआईआईज का फोकस अब इंडिया से शिफ्ट होकर बाकी के बाजारों पर जा रहा है, वो वजह देख रहे हैं? क्योंकि डीआईआईज की तो इतनी बाइंग हुई कल के सत्र में, उसके बाद भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल इंडेक्स लेवल पे आपको दिख रही है अब आगे? तो देखिए एफआईआईज का फ्लो तो जरूर यहाँ से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, और एफआईआई के बिना भी हमने देखा कि डीआईए के फ्लो के बदौलत ही हमने देखा कि ये काफी बड़ी रैली जो मार्केट में बनी है डीआईएस और रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्लो के बदौलत ही यहाँ पे मार्केट इतना तेजी से हमने देखा है कि बढ़ते हुए दिखा है। लेकिन जो मेजर कंसर्न अभी जो बनी हुई है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, और दूसरा कि अब चाइना के बाजार में जो शिफ्ट होते हुए दिख रहा है एफआईआई का स्टैंस। तो ये दो कंसर्न के चलते कहीं ना कहीं मार्केट एक थोड़ा सा नर्वसनेस यहाँ पे बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एक कंसर्न है जिसके चलते मार्केट में एक सप्लाई आते हुए देखने को मिली, और काफी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग भी होना था। लेकिन ये अगर हम देखें कि साथ में जियोपॉलिटिकल एक और जो एडेड कंसर्न या ट्रिगर यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, जिसके चलते थोड़ी सी इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग ये बनते हुए दिखी है। तो जनरली हमने देखा था कि जब भी मार्केट करेक्ट होते हैं तो करीब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से जरूर एक रिबाउंड देते हैं, लेकिन इस बार के सप्लाई में हम 50 डे मूविंग एवरेज को भी चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि ये लेवल टूटते ही फर्दर और यहाँ पे अनवाइंडिंग के ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। काफी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में भी हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उन
क्षेत्र में भी देखने को मिली है। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि ऑटोमोबाइल एक काफी बड़ी रैली के बाद अब कहीं एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग इस सेक्टर में आते हुए दिखी है। वैसे ही हमने देखा फार्मा भी एक काफी बड़ी रैली के बाद अब थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ आते हुए दिख रही है। तो जो सेक्टर्स में एक बड़ी तेजी हमने पिछले कई महीनों में देखी है, वहां पे अब प्रॉफिट टेकिंग की एक्टिविटी होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये जिस तरीके के कंसर्न अब यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, तो हमें लगता है थोड़ा और समय लगेगा इस सप्लाई प्रेशर को सेटल होने में, और हो सकता है कि ये गिरावट अगले हफ्ते भी कंटिन्यू होते हुए दिखे, जब तक कि कहीं को ईरान इजराइल सबसे पहला ट्रिगर होगा। अगर वहां से कहीं सीज फायर होता है या वहां पे कहीं जो उनके बीच में एस्केलेशन है कहीं रुकते हुए दिखेगा, तो ही हमें लगता है कि वहीं कोई एक ट्रिगर बनेगा कि मार्केट वहां से थोड़ा बाउंस देगा। जब तक वहां से कोई सीज फायर नहीं होता, हमें नहीं लगता कि मार्केट अभी इतनी जल्दी ये सप्लाई प्रेशर को थामते हुए दिखेंगे। क्योंकि भारत जिस स्पॉट पे बैठा है, क्योंकि आप 80-85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, ऐसे में अगर सप्लाई लाइन की कुछ दिक्कत होती है, अगर इजराइल का रिस्पांस अगर काफ़ी हद तक ईरान पर अगर किसी तरह के बड़े हमले अगर होते हैं इजराइल की तरफ से, डेफिनेटली यहाँ पर भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। और कच्चा तेल देखिए 78 के ऊपर जा चुका है, आज भी 1% की तेज़ी है और इस हफ्ते 8% तक की तेज़ी आ चुकी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की बिकवाली नहीं है। आप यूएस फ्यूचर्स मार्केट को भी देखें तो बिल्कुल सपाट है, वहाँ से कोई निगेटिव खबरें अभी तक तो नहीं दिख रही है, लेकिन वही एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न है जो बाजार पर दबाव बना रहे हैं। और राजेश जी कह भी रहे थे कि यहाँ पर मुनाफा वसूली भी ड्यू था, चर्निंग हो रही है और थोड़े रोटेशनल शिफ्ट भी हो रहा है, जहां पे वैल्यूएशन सस्ते और अच्छे दिख रहे हैं, लोग वहां पर थोड़े बहुत पैसे भी लगा रहे हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके लिए ढेर सारे सवालों के जवाब लेंगे, ढेर सारे स्टॉक्स पर आपके लिए चर्चा करेंगे, कहां पर मौके हैं इस बाजार में भी, कहां पर खरीदारी करनी चाहिए, बताएंगे ब्रेक के बाद। In association with SBI, Solid Bank की solid backing. Keeping up with the pace of life is not easy. To find the perfect balance, we need to savor the pause. See? It never ends. गॉड, इतना पानी आ गया है। पापा जी, बारिश हो रही है। वाह, छत टपक रही है। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है। तो देर ज्यादा ही नहीं होगी। हेलो, यू घर है, इसकी शादी नहीं कि बिना एडवाइस के डिसीजन ले लिया। इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स पे देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। गुड, तो एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में एक होगा। वैसे रिस्क प्रोफाइलर के हिसाब से मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर स्मॉल मिड लार्ज इतने सारे सेक्टर्स समझ नहीं आ रहे हैं इन्वेस्ट कहाँ करूं। मल्टी कैप फंड, इनकी मदद से स्मॉल मिड लार्ज तीनों मार्केट कैप्स में एक साथ आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर एक फंड से मल्टीपल सेगमेंट्स और सेक्टर्स में आसानी से इन्वेस्ट करना है तो तुम्हारे लिए मल्टी कैप में निवेश हुआ सोचा समझा निवेश। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। This is more than a laptop launch. This is a you launch. AI just got personal. Introducing the Lenovo Yoga AI PC. That's smarter AI for you. 3 साल पहले टाइम्स ग्रुप ने एक सपना देखा था, ET Now स्वदेश का। हमारा मिशन था देश के आम निवेशकों को समृद्धि के सफर से जोड़ना, उन्हें सरल भाषा में निवेश की बारीकियां सिखाना। ET Now स्वदेश ने सिर्फ खबरें नहीं दी, बल्कि हम बाजार में विश्वास और देश की समृद्धि के बीच पुल बनाते रहे। ये बस शुरुआत है। ET Now स्वदेश, 3 साल का जश्न, आपके विश्वास का धन्यवाद। Congratulations ET Now Swadesh on the completion of 3 successful years of empowering the viewers across the new Bharat. ET Now स्वदेश का 3 साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि भारत अब प्रगति कर रहा है, ET Now स्वदेश का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है और मैं आशा करता हूँ मिलके बहुत बड़ी चीज़ ET Now स्वदेश को बनाएंगे। मेरी तरफ से आप सबका बहुत बड़ा आभार और साथ साथ शुक्रिया। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ 25,010 के आसपास। बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट, करीब 360 अंकों की गिरावट के साथ 51,470 के आसपास। तो गिरावट जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है पिछले कुछ मिनटों में। कुछ सेक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमने ब्रेक के पहले बातचीत की थी। इसके अलावा दो और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। इंडियन बैंक करीब 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर भी है, और सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में भी करीब आधे % की तेजी दिखी है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, इन तीनों ही स्टॉक्स पर चार्ट्स पर देखें तो आपकी क्या राय रहेगी? गिरते बाजार में भी तीनों शेयरों में तेजी दिखी है, पूरे इंडेक्स पर ही तेजी दिखी है, लेकिन इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन तीनों शेयरों पर अपनी राय दीजिए। आई थिंक ओवरऑल अगर हम पीएसयू देखेंगे तो वो पहले ही इतने करेक्ट हो चुके थे, और कहीं ना कहीं ये करेक्शन में इतना मेजरली कंट्रीब्यूट सेक्टर ने भी नहीं किया है, और जो बैंक हमने डिस्कस किए थे उन्होंने भी नहीं किया है। बाउंस बैक भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बट ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छा है। अगर हम इंडियन बैंक का देखते हैं या पंजाब नेशनल बैंक का देखते हैं तो ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छा है। बट कहीं ना कहीं मार्केट अगर सस्टेन होता है थोड़ा सा या रिवर्स होता है तो ये ऐसा लग रहा है कि फिर आने वाले इसमें रैली में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिलहाल तो टेक्सचर अच्छा है, बट मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। ओवरऑल जब सिनेरियो इंप्रूव होगा तब आई थिंक इसमें एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। राय है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर। इसके अलावा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पर भी नजर डालेंगे। गिरते बाजार में भी करीब 4% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है, और आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो शानदार तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। एनएससी के आईपीओ के चलते शायद वैल्यूएशन कैचअप दिख सकता है, और इसी के साथ साथ एफएनओ को लेकर सेबी की कुछ गाइडलाइंस भी आई है। तो कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए। करीब 3.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, बीएसई पर चार्ट्स पर आपकी क्या राय रहेगी, और इस शानदार तेजी के बाद अगर अभी किसी को नए पोजीशंस बनाने हैं तो उनके लिए क्या राय होगी? तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है बीएसई का। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने पिछले 2-3 साल में इक्विटी मार्केट में आते हुए दिखा है, जिसका क्लियर बेनिफिशियरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे हमने इसके स्टॉक प्राइजेस में देखने को मिला है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ जिस तरीके से डीमेट अकाउंट्स न्यू ओपन हो रहे हैं, और जिस तरीके के वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस पे देखने को मिले, हमें लगता है कि इसका क्लियर फायदा बीएसई को यहाँ पे आते हुए दिखा है। और यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस में भी हमने देखा है कि ये स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड में बना हुआ है। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, स्टॉक में छोटी मोटी डिप मिलती है तो इसको बाय एंड एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 3800 रुपए के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे छोटी मोटी डिप में इसको ऐड करें। जैसे ही स्टॉक में वापस 4150 4160 के लेवल क्रॉस होंगे तो हो सकता है कि ये स्टॉक की जो तेजी है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखे टुवर्ड्स 4500 के लेवल की तरफ भी। तो बीएसई बाय ऑन डिप्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, और यहाँ पे हमें लगता है 3800 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। 3800 का स्टॉप लॉस रखें। यहाँ से 300 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, यहाँ से थोड़ी नरमी दिखे आपको तो एंट्री करें। 4500 रुपये तक भी जाने की संभावना यहाँ पर बीएसई में दिख रही है राजेश जी को। लेकिन बाजार देखिए दिन के निचले स्तरों पर ही है। 25,000 के नीचे अब निफ्टी आ चुका है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 51,440 पे यहाँ 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। लेकिन एक और सेक्टर है वो है एफएमसीजी, जहाँ पर दबाव आज काफ़ी दिख रहा है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे शेयरों में गिरावट दिख रही है। नेस्ले देखिए करीब 3% की गिरावट, कोलपाल, टाटा कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया, तमाम शेयरों में 2-2, 3-3% की गिरावट दिख रही है। तेजस जी बताइए, यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है कोई एफएमसीजी शेयरों में आज की गिरावट में? तो एफएमसीजी स्टॉक्स में जो अभी आज की गिरावट है वो हल्का सा करेक्शन है। हमारी आईटीसी एक प्रेफर्ड पिक है। आईटीसी में हमने देखा अच्छा खासा एक स्विंग हाई बना दिया 530 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक में हमने ऑलमोस्ट 5% का करेक्शन देखा है। बट अगर हम देखेंगे तो नीचे में जो 495 और 500 के करीबन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो मेरे हिसाब से जिसका अगर 1 से 2 महीने का नजरिया है तो यहाँ से कोई गिरावट आती है और 495 500 के बीच में स्टॉक्स मिलता है तो मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए 480 के स्टॉप लॉस से। मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से अपना जो रीसेंट स्विंग हाई है 528 का वो रीटेस्ट कर सकता है।
ये व्यू आपकी तरफ से आ रहा है। चलिए एफएमसीजी शेयरों के बाद बात करते हैं फाइनेंशियल शेयरों की, जहां पर दबाव काफ़ी ज़्यादा है आज के सत्र में। बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी 2 से 3.5% की गिरावट है। बजाज फाइनेंस 3.5% नीचे है, बजाज फिनसर्व में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट है। अमोल जी बताइए इन दोनों शेयरों पर आपका व्यू। मैं चाहूंगा, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे जी क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ कमेंट राजेश जी आपसे मेरा सवाल वही सवाल था बजाज को लेकर। इनिशियल एक हाई बीटा सेक्टर में काउंट होता है, और जिस तरीके की अनसर्टनिटी, ग्लोबल अनसर्टनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हमने देखा कि जो प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिला है पूरे सेक्टर में। बजाज फिनसर्व में आज जिस तरीके की गिरावट बनी है उसमें अब स्टॉक वापस 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हालांकि हमने पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छी तेजी बजाज फिनसर्व में आते हुए देखी थी, लेकिन ये पिछले 3-4 सत्रों में हमने देखा है कि स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर स्टॉक फर्दर 1905 1910 के नीचे ही अगर सस्टेन करता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है फर्दर फॉलोअप सेलिंग भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। एंड देन डाउन साइड में स्टॉक का लोअर साइड का जो टारगेट बन सकता है वो करीब 1810 की तरफ आते हुए दिख सकता है बजाज फिनसर्व में। वही हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो यहाँ पे थोड़ा सप्लाई प्रेशर इंटेंस देखने को मिला है, और जिस तरीके से बजाज फाइनेंस में आज स्टॉक अब 7200 के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में अगर ये 7200 के नीचे रहता है फर्दर, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लोअर साइड के टारगेट बन सकते हैं वो करीब 7050 7000 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व में जरूर अपॉर्चुनिटी रहेगी ये डिक्लाइन में बाय करने की, लेकिन बजाज फाइनेंस को हम अवॉइड करने के लिए सलाह देंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि वीकनेस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 7000 की तरफ। ये तो 7000 की तरफ बजाज फाइनेंस फिसल सकता है। बजाज फिनसर्व में डिप्स पे खरीदारी की सलाह, यहाँ पे और थोड़ी नरमी आने दीजिए, फिर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आज प्राइवेट बैंकों पर दबाव है। दिग्गज प्राइवेट बैंक देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, सभी 1-1.5% कमजोर दिख रहे हैं। तेजस जी बताइए, यहाँ पर कुछ पसंद है आपको प्राइवेट बैंकों में? देखिए बैंकिंग एज अ सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और कल के सत्र में मैंने देखा कि बैंक निफ्टी ने अपनी जो 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी 51,926 की, उसके नीचे क्लोजिंग दिया था। और आज के सत्र में भी एक पुल बैक रैली के बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली, बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी अभी अवॉइड करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक जो इसका दिग्गज स्टॉक है, उसने भी अपना जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है। 1675 का सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी लग रहा है कि यहाँ से भी और 1 से 2% की गिरावट आ सकती है। तो फॉर टाइमिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है प्राइवेट बैंक्स को लेकर। लेकिन आपको एक बार फिर से मैं अपडेट दे दूं कि ईटी नाउ स्वदेश की 3री वर्षगांठ पर हम आपके लिए आज समृद्धि के नए द्वार खोलने वाले हैं। अब कुछ ही देर में बीएससी बिल्डिंग में हम समृद्धि समिट का आयोजन करने वाले हैं, जहां पर दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। केवी कामत, केके मिस्त्री, नवनीत मुनौत, नीलेश राजा से दिग्गज एक्सपर्ट्स होंगे। उनसे आप बाजार के बारे में, सेक्टर्स के बारे में और इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, तमाम मुद्दों पर वो अपनी राय रखेंगे और आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। चलिए बाजार की ओर वापस रुख करते हैं। एक और सेक्टर है मेटल्स। मेटल्स की अगर बात करें तो आज जिंदल स्टील देखिए करीब 3.25% आज कमज़ोर दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी 0.25% की गिरावट है। एनएमडीसी कमजोर है 1.25%। राजेश जी, यहाँ से कुछ पसंद आ रहा है क्या मेटल्स में? हालांकि मिला जुला कारोबार है, कुछ तेजी भी दिखा रहा है, कुछ ऐसे शेयर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर पे दबाव ही आज दिख रहा है। क्या करना चाहिए इस गिरावट में सर? तो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर है ये, लेकिन ये सेक्टर में हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम बना था। जिस तरीके से चाइना में स्टिमुलस की न्यूज़ के चलते हमने देखा था कि एक अच्छी उछाल सारी मेटल स्टॉक्स में देखने को मिली थी। तो 3 स्टॉक्स हमें पसंद है मेटल स्पेस से, जो कि हम सलाह देंगे कि यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। ये हालांकि बड़ा करेक्शन तो अभी नहीं आया उन स्टॉक्स में। पहला स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो JSW स्टील का। यहाँ पे एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले, तो स्टॉक एक सस्टेन्ड अपट्रेंड में, हालांकि थोड़ा करेक्ट हुआ है आज के इंट्राडे हाई से,
लेकिन हमें लगता है कि डिक्लाइन में अगर आपको ये स्टॉक वापस 1000 रुपए के आसपास मिलता है तो वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस होगा आपका 970 का। और हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होंगे तो ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 1100 की तरफ बढ़ने के। दूसरा स्टॉक हमें मेटल स्पेस से जो पसंद है वो है वेदांता का। ओके, तो काफी जी राजेश जी, आपको वेदांता पसंद है, जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद है, जिसे आप 1000 के आसपास खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 970 के स्टॉप लॉस के साथ, 1100 का टारगेट है। सर, वेदांता का आपने टारगेट स्टॉप लॉस क्या दिया है? वेदांता का टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 535 540 और स्टॉप लॉस होगा करीब 495 के आसपास। ओके, तो 495 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है। एक और सेक्टर है जिस पर नजर रखना जरूरी है, इस कमजोर बाजार में भी दिग्गज आईटी कंपनियां चल रही हैं। उसमें इन्फोसिस करीब 1.5% ऊपर है, टेक महिंद्रा पौन से 1% की तेजी यहाँ भी दिख रही है, विप्रो टीसीएस में भी हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है। अमूल जी, इन दिग्गज आईटी कंपनियों में से कुछ पसंद आ रहा है आज के लिए? जी बिल्कुल, आई थिंक काफी टाइट कंसोलिडेशन है आज। इनफैक्ट इन्फोसिस का ही मेजर कंट्रीब्यूशन था जो मार्केट में रैली आई थी। मुझे लगता है अभी भी ओवरऑल फॉर्मेशन काफी अच्छा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, फिर आज भी बुलिश कैंडल है ऐसे मार्केट सिचुएशन में। आई थिंक 1880 एक क्रूशल सपोर्ट लेवल रहेगा इन्फोसिस के लिए। आई थिंक वो सस्टेन करता है तो 1980 जो उसका अपर बाउंड्री है आपकी इमीडिएट, अभी फिलहाल वही रुका था और 2000 तक के लेवल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आ रहे। और दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो एक HCL टेक आज जरूर करेक्ट हुआ है ऊपरी लेवल से, बट ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। ये अगर वापस से रिवर्स होता है तो HCL टेक में भी आने वाले दिनों में एक 1850 1860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1850 1860 ये लेवल HCL टेक में दिख सकते हैं, तो ये डिप में खरीदारी का मौका है। और इन्फोसिस, इनको लग रहा है कि 1880 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 1980 और 2000 तक के लेवल भी इन्फोसिस दिखा सकता है। लेकिन आज छोटी आईटी कंपनीज पर दबाव दिख रहा है। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, मिड कैप, स्मॉल कैप आईटीज कंपनी दबाव में दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या राय है तेजस जी, आपकी राय क्या है मिड कैप आईटी कंपनियों पर? देखिए, एम्फेसिस का तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो गया है। स्टॉक ने कल ही उसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसके नीचे बंद दिया था और उसका जो प्रीवियस स्विंग लो था 2918 का, वो भी तोड़ दिया था। तो मुझे लग रहा है एम्फेसिस लिमिटेड में तो दबाव बना रहेगा और यहाँ से भी मुझे लग रहा है 2 से 3% की गिरावट आ सकती है। और परसिस्टेंट की हम बात करें तो परसिस्टेंट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेटर है रिलेटिव टू द अदर स्टॉक विच यू मेंशन्ड। और स्टॉक है वो अपनी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीबन ही ट्रेड कर रहा है और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था 5115 का वो भी होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 5100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक हल्का सा बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में और स्टॉक यहाँ से मुझे लग रहा है 5300 तक जा सकता है। स्वदेशी अंदाज में कहें तो देवियों और सज्जनों, ईटी नाउ स्वदेश के समृद्धि समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और देश का सबसे नया हिंदी बिजनेस चैनल आज 3 साल का हो गया है। 3 साल एक ऐसा पड़ाव है जहां से उम्मीदें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तीसरी सालगिरह एक ऐसा मौका है जहां से जिम्मेदारियों का सही से बोध होना शुरू हो जाता है, जहां से आपको देखने का नजरिया बदलने लगता है। और हम चाहते भी हैं कि हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश को भी ऐसी ही उम्मीदें की जाए। हम उम्मीदों से बिरखते नहीं बल्कि निखरते हैं। शेयर बाजार का विश्लेषण हो, सरकार की पॉलिसी से संबंधित जटिल खबरें, म्यूचुअल फंड्स को लेकर कवरेज हो या कमोडिटी मार्केट में कमाई के मौके, पिछले 3 साल में ईटी नाउ स्वदेश विश्वास का दूसरा नाम बनकर उभरा है। चैनल की शुरुआत तब हुई जब दुनिया अभी कोरोना की महामारी से बाहर नहीं निकली थी और घरों में कैद लोग धड़ाधड़ डीमैट खोलकर बाजार के जरिए देश की तरक्की की लहर पर सवार होने को आतुर थे। तब टाइम्स ग्रुप को जरूरत महसूस हुई एक ऐसे चैनल की जो हिंदी दर्शकों को नए सिरे से उनका हाथ थामे, सरल भाषा में बाजार के दाव पेच सिखाए और वित्तीय साक्षरता बढ़ाकर लोगों को सशक्त बनाए। हमारा मकसद था कि घिसी पिटी परिपाटी से आगे बढ़कर फाइनेंशियल जर्नलिज्म के नए आयाम स्थापित करना। अब हम पहचान के मोहताज नहीं हैं,
ईटी नाउ स्वदेश ने देश की समृद्धि को आम निवेशकों से जोड़ा है, खास तौर से उन लोगों से जो बड़े सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना चाहते हैं और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग अगर एक आर्ट है तो इस आर्ट का मजा हुआ कलाकार बनना चाहता है ईटी नाउ स्वदेश। स्वदेश ने लोगों के सपनों को पंख दिए हैं, स्वदेश ने हौसलों को उड़ान दी है। और अब मैं वेलकम एड्रेस के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी टाइम्स नेटवर्क और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ मिस्टर निकुंज तालमिया को। निकुंज सर, आप मंच पर आएं और स्वदेश की ताकत को हम सभी से रूबरू कराएं और साथ में ये भी बताएं कि आज हम ये समिट क्यों कर रहे हैं। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। नमस्कार। स्वदेश को आज 3 साल पूरे हो गए हैं और स्वदेश चैनल जो है, इस चैनल को 3 साल पूरा करने के लिए मैं सब जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो मैं डिजिटली अब देख रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कामत साहब, मिस्त्री साहब, राजेश जी, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपने समय निकाला। हालांकि मार्केट अभी भी चालू है, फिर भी आप यहाँ पर हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 साल पहले जब स्वदेश चालू हुआ था तो एक सिंपल उद्देश्य था, बदलो बढ़ो देश के साथ। और हमने पिछले 3 सालों में भारत को 30 साल लंबी छलांग लगाते देखा है। स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, डीमैट अकाउंट्स ऑल टाइम हाई पर हैं। भारत की जो उन्नति इस समय हो रही है, इसका प्रमुख कारण है हमारा यूथ, इसका प्रमुख कारण है हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसका प्रमुख कारण है हमारे पास इस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। स्वदेश चैनल का एक सिंपल पर्पस है कि हाउ कैन वी इनेबल यू टू टेक अ बेटर डिसीजन सो दैट यू कैन लिव इन अ बेटर इंडिया। तो आज जो हमारा समृद्धि समिट है, इसके अंदर हम यही बात करेंगे, आज, कल और आने वाला कल। आने वाले कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम खास चर्चा करेंगे विशेष मेहमानों के साथ और हम बताएंगे स्टॉक मार्केट में इस समय आपको क्या निवेश करना चाहिए। जब भी कामत साहब और मिस्त्री साहब आते हैं, मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि भाई आज के युवा वर्ग को अगर एक HDFC और ICICI बैंक बनाना है तो उसके लिए टिप क्या है। तो BSE में आकर के टिप की तो जरूर बात करेंगे। तो इसी छोटे से वेलकम एड्रेस के बाद मैं सृष्टि को बोलूंगा कि हमारे मेहमानों को वह अब संबोधित करे, उनका स्वागत करे लैंप लाइटिंग अर्थात दिया की सेरेमनी के लिए। सृष्टि? थैंक यू सो मच निकुंज सर, हम सभी का हौसला बढ़ाने के लिए। और अब हम आगे बढ़े तो स्वदेश समृद्धि समिट के इस खास मौके पर अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री के वो दिग्गज नाम जिन्होंने दशकों तक देश में आगे बढ़ने और साथ ही बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को का पाठ हम सभी को पढ़ाया है। जहां पे हम बात करें तो करोड़ों लोगों के सपनों को इन्होंने हकीकत में ना ही सिर्फ बदला है बल्कि वैश्विक मंच पर अपने कौशल का लोहा भी मनवाया है। इसी के साथ साथ वो ऐसे नाम हैं जिनको आपने टीवी पर अक्सर देखा है और साथ ही सरकार भी इनकी इंटेलिजेंस का पूरा फायदा उठाती है और कोई भी मौका नहीं छोड़ती है पॉलिसी में हर एक की डिसीजन में इनका टेक लेने से। हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल्स के चेयरमैन मिस्टर केवी कामत और HDFC लाइफ के चेयरमैन के मिस्त्री सर का। साथ ही हमारे साथ हैं SBI के MD मिस्टर आशुतोष राणा और साथ ही LIC के ED मिस्टर आदित्य गुप्ता। हम सभी का आपका मंच पे हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि आप आएं और दीप प्रज्वलित करें। प्लीज सर।
थैंक यू सो मच आप सभी का इस स्वदेश समृद्धि समिट को औपचारिक तौर पर शुरू करने के लिए। पर आज एक ऐसे सत्र का शुरुआत हम करने जा रहे हैं जहां पर आपकी सोच को जो कि विस्तार देगा। हमारे पहले सेशन की थीम है नए भारत की तरक्की का सफर। ग्रोथ का इंडिया मॉडल पूरी दुनिया के सामने आज एक मिसाल है। अब हम सिर्फ खपत वाली इकोनॉमी नहीं रहे, बल्कि भारत दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पे पीएम मोदी का भी ये लक्ष्य है। और ये महत्वाकांक्षाएं लेकर हम क्यों हमारे पॉलिसी मेकर्स और साथ ही इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं दुनिया के बड़े बाजार में पैदा हो रहे मौकों को भाप भी रहे हैं। आज स्मार्टफोन हो या सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर सोलर पैनल, हाइड्रोजन हो या फिर हाई स्पीड ट्रेनें, भारत कई नए क्षेत्रों में ग्रोथ की नई इबारत लिखने को तैयार है। सपने कितने बड़े हैं और इन्हें साकार करने के लिए कितना समय लगेगा, आइए इस पर मिस्टर केवी कामत और साथ ही केकी सर के साथ एक खास चर्चा के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के एडिटर इन चीफ मिस्टर निकुंज तालमिया का। और साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे एसबीआई के एमडी मिस्टर आशुतोष राणा जी का भी कि वो हमारे फर्स्ट पैनल डिस्कशन के लिए प्लीज स्टेज पे आए। थैंक यू। कामत सर, केकी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और जब भी मैं पैनल डिस्कशन चालू करता हूं तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि कामत सर और केकी सर के राइट साइड में बैठूं। उनके राइट साइड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अभी हम इंडियन इकोनॉमी के राइट साइड पे हैं कामत सर? क्या आपको लगता है कि ये जो इंडियन इकोनॉमी के हम कह रहे हैं कि द डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो गुड, क्या ये सुनहरा पल चलता रहेगा? हेलो Ravi, are we good with the mics? Just one. Are we good with? Just 1 second. Just 1 second. I think because this is going on live, so please just you can. Why don't you start? You're good to go. Yes, sir. तो क्या हम इंडियन इकोनॉमी में जो 8% की जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं, क्या यह बनी रह सकती है? क्या आपको लगता है आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा और मोमेंटम चालू रहेगा? जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 8% जो है हम अचीव कर सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ होएगा या नहीं देखने के लिए 2 चीज टेस्ट करना पड़ेगा। एक, आपको ग्रोथ पाथ है क्या करके और कितना लंबा है। और मेरे हिसाब से हमारा पाथ जो है काफ़ी लंबा है, जो अमृतकाल कहते हैं, 25 साल का ट्रैक जो है, क्योंकि इतना काम करने का है। तो एक तो वो है। दूसरा, आपको ड्राइव है क्या, कंट्री को ड्राइव है क्या? जरूर वो भी ड्राइव है। तो ये दो अगर प्रेजेंट है, कंडीशंस प्रेजेंट हैं, तो आपका ग्रोथ रहेगा। शॉक्स आएंगे, जैसे एक्सटर्नल शॉक्स जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर द पाथ तो है वेरी क्लियर है। 8% सस्टेन ग्रोथ अचीवेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कामत साहब, हमने एक दूसरे फोरम पे आपसे बात करी थी और आपने कहा था कि 7 से 8% की ग्रोथ तो बनी रहेगी, मगर 10% तक भी ग्रोथ जा सकती है, आपके ही शब्द से। तो क्या आने वाले समय में ग्रोथ और एक्सेलरेट हो सकती है? और आपने बताया फैक्टर्स आर एट प्ले। विच आर दोस फैक्टर्स एट प्ले मिस्टर कामत? की फैक्टर्स जो 8 से 10 तक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से डिजिटल है, क्योंकि आई डोंट थिंक वी हैव फैक्टर्ड इन डिजिटल का जो इम्पैक्ट है वो फुल्ली फैक्टर्ड इन नहीं हो गया और इमीडिएटली फैक्टर इन नहीं हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगले 4, 5, 7 बरस में डिजिटल विल किक इन एंड वो जो कंट्रीब्यूशन है टू ओवरऑल ग्रोथ विल बी सिग्निफिकेंट। तो उसको आपने जुड़ा तो जो 8 है अभी 10 तक होने का कोई डाउट नहीं है। और ये हिसाब से आप कंपाउंड कीजिए तो आपको पता पड़ेगा कि क्या रेट पे देश की तरक्की होगी।
Mr. Sir, what is your view? For next 5 years, are we in for an accelerated growth curve? So, Nikunj, let me put it this way, that I've been working since 1981. And in 43 years of working, I've never been as optimistic about the Indian economy as I am today. And I genuinely mean it. I see so much of interest in India from international investors, domestic investors. We are such an underpenetrated market. Itna penetration kam hai India ke andar. Aap mortgages take mortgages today are 11% of GDP. Retail credit is about 19% of GDP. So itna scope hai growth ke liye. Or if you look at our demographics, 2/3 of our population is below 35 years. And all these people are now in a stage where they are seeing what is available. Digital, as Mr. Kamath said, has helped tremendously in this process. And people are willing to borrow money, people are willing to spend money, people are willing to consume. And that is what is going to keep the economy growing. So the important thing for us is job creation. As long as we continue creating jobs successfully, to my mind, the economy will grow at upwards of 7% for donkey's years, long time. But there are external factors we must remember. We have war going on in Russia for 2 years. We have a war going on in the Middle East region for 1 year. These are not signs you've seen which give you comfort that external factors will not, at some point of time, have some impact on growth. Mr. Kamath, well, we may argue back and say that, look, things are looking great, but the grain of the truth here is that job creation is a problem. India's per capita income is still below $3,000. If one really looks at the new wave of capex, it is largely coming from the government sector, not the private sector. So do you think those are genuine and visible challenges? If you look at, I would say, the breakup of growth that will happen, I would say the space that needs to be pushed is infrastructure. So clearly that is going to take a large part of developmental effort. And that is what we have seen in other countries also. Infrastructure is the first driver, and in India that will happen. And that's enormously job accretive, the creation of infrastructure. Second, manufacturing. Manufacturing keeps pace with demand. Manufacturing cannot happen in isolation. And the job creation there also will happen in consonance with the demand for a product and the capacity that you create. And the third part here, as we said, was digital, which will drive all these things. And we, of course, have the traditional drivers of growth, agriculture and what we traditionally have been relying on as growth drivers, the services economy. So to me, the job creation will happen in all these areas. And the question of GDP, to me, is follows, since per capita GDP follows overall growth in GDP. So you have overall growth in GDP, and then your per capita GDP will increase. So if you grow at 8%, 10%, you should then have a GDP growth, allowing for any population growth that you have. You will have GDP growth, per capita growth, keeping in step with the overall GDP growth. So I think that employment will happen if you keep your eyes on your goal, and that is overall growth. And that will drive the employment agenda. Mr. Mistry, in last 43 years, what has surprised you in terms of growth and what has disappointed you? I would say the last 10 years have been extraordinarily strong. Extraordinarily, absolutely extraordinarily. Prior to that, we had a little bit of, ups and downs. The economy was doing very well for some time. Then there was a slowdown. Again, it picked up. So there were ups and downs. But since 2014, we have not seen any down cycle in the economy, notwithstanding the fact that this period of 10 years saw 1.5 odd years of COVID. And despite the impact of COVID, our economy was unimpacted. We didn't have the kind of tearaway inflation that the Western countries saw. RBI was extremely prompt, extremely proactive in terms of intervening in the market, increasing interest rates when necessary, and keeping liquidity under control, which has ensured that we've not had the inflation that the Western countries have had. So I think, I would say, last 10 years have been very, very good.
What can worry me a little bit is oil. If we were to have some very sharp rise in oil prices, oil goes back to $130, $140 for whatever reason, whether it's Middle East issues or whatever, then that would have some temporary impact on our economy because we are such a large importer of oil, and oil has a big impact on GDP, inflation, current account deficits, and all of that. Mr. Kamath, you built a business centered around scale, retail, and risk management. Everything in the banking sector is now changing, from the nature of liability to the use of technology. What, to your mind, is one big permanent change which has happened in the banking sector? कौन सा सबसे बड़ा change हुआ है कोविड के बाद? मेरे हिसाब से दो चेंजेस हो गए हैं. एक तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बैंक, एंड दूसरा जो टेक्नोलॉजी लीप दैट हैज हैपेंड, उसको banks have internalized it and are using it to serve the customer better. And I did not go into it, but if you were to ask me, mention one area, I think look at the way the payment systems have transformed. Primarily UPI in India, and is today setting a benchmark for the rest of the world. So, and I would expect that this will accelerate the use of technology, and both the customer end and at the bank provider and service provider end, both will accelerate at a pace which we probably have not imagined. I don't think we had imagined the advent of UPI just 3 short years back. We pace other changes will happen. Mr. Mistry, same question to you. The way we bank and the way we will bank will change. एक ज़माना होता था कि आपको ब्रांच के बाहर लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, आज हम ब्रांच नहीं जाते हैं. एक ज़माना होता था कि आपको फॉर्म भरने में समय लगता था, आप ऑनलाइन आप कर लेते हैं. अगले 5 साल में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सा बड़ा चेंज आ रहा है आपके हिसाब से? See, contrary to, first of all, I think technology is changing so fast and so rapidly that I think very few of us can keep pace with the kind of changes which are happening. It's very difficult to predict 5 years from now where the technology will take us. But technology has clearly significantly changed the face of the banking world. Costs can come down under control, servicing can be a lot better, the kind of information that is available about a customer before you give a loan, that makes it so much easier to turn around the loan and disperse the money that much faster. So what more changes will come about in technology over the next 5 years? Difficult to say. Big question which can always get debated is, do you need branches? Do you not need branches? Should you continue setting up more branches, not set up branches, do everything digitally? I think this time itself will answer. Some banks have followed the regime of reducing the number of branches, not reducing, but reducing the increase in number of branches. And some banks have taken the course of continuing growing branches the same pace as before. I think time will show who's right. मिस्टर कामत, जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है उसकी जो नींव थी वो सेविंग्स पर है. इंडियंस सेव अबाउट 25% ऑफ द टोटल अर्निंग्स एंड उसका लार्ज पार्ट बैंकिंग में जाता था. अब वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, अब वो रियल एस्टेट में जा रहा है. तो जो भारत बैंक के जो बैंकिंग सेक्टर की जो फाउंडेशन थी, क्या वह चेंज हो रही है, और अगर ये चेंज होगी तो इसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं, my view is that ultimately money finds its way into some place where it has to be stored. That is the bank. So whether it is bought shares, that money that you paid ultimately goes into a bank, except when it is held back for whatever purposes, and then it is in cash in circulation or so on. So that I don't think is going to change. What we will need is accelerated growth to drive deposits in the banking system and drive demand for loans in the banking system. But there are other changes that are happening. See, if I go back to just my career, somewhere in the middle of that career, and towards when development banks came to an end, all projects were set up on the basis that you give us 70% loans and we will bring in 30% equity. And that equity also was not necessarily from the promoter, it was from the market or underwritten by somebody. So everything was debt dependent. But today, if you see almost any expansion in capacity that is required, except in very heavy industries, are met through cash generation.
And particularly this has become true post-COVID because cleanup हो गया, cash flows improve हो गया actually, efficiency improvement हो गया system में. And after that, with healthy cash flows, corporates are able to meet their incremental needs themselves. So there is a complete change in, I would say, the distribution of how and who borrows compared to, say, 10 years back. So today, you could expect that there will be more borrowing going into infrastructure. That also probably through the bond route, not necessarily through the bank route. But there will be more borrowing going through the bank route for retail. And this is a phenomenon that is observed around the world. So the mix of, I would say, the assets of a banking institution will change. But on the liability side, it will have to be the same structure in terms of what is happening. And that will be the systemic money will have to flow into a bank. And if the economy grows at that much faster rate, that much more flow into the banking system. Mr. Misri, for those who are watching this show online here, and a lot of our viewers will be watching it later on when it's published on the social media mediums, what would be your advice to somebody who's young and now wants to build a future in finance? Because when you started HDFC Limited and when SUS, associated with the ICICI Bank, India was different. The demand curve was different. The need of the banking system was different. What would be advice to someone who wants to build a future in financials? What should be the start point? I think first of all, I would say that the future of banking and the future of financial services in India is phenomenal, really, truly phenomenal, because of the reasons I mentioned: underpenetrated market, huge scope for growth, increasing, growing middle class, people wanting to consume more, people now much more willing to borrow money today than what they were 30, 40 years ago. I remember 40 years ago when we started HDFC, if someone came to our office to take a housing loan, many people would actually feel shy to be seen in our office because they didn't want to be known as someone who's borrowing money. So all that has changed and changed dramatically. So future is phenomenal, but the only advice I would give is whatever you do, please look at it long term. Don't keep short-term goals in mind. Aspire to do something 10 years from now and keep your path to get to that 10 years instead of taking shortcuts and trying to achieve what you can in 10 years to try and do it in 5 years. And second is keep the highest, absolutely the highest level of integrity. It will reward you in the long term. Markets will give you a huge reward if you are seen to be well governed from a governance perspective. Kamat sahab, technology or banking or financial sector का मिश्रण कहाँ पर हो सकता है? If somebody wants to start young, inspired by your life journey, inspired by Mr. Misri's life journey, what should be the starting point for someone who wants to, let's say, build a career in the financial or the fintech world? Today, there are several options. A few years back, there was only one option. That is, you join a bank or any financial institution and you build up your career there. And in that, you leverage your core skill, which is banking skills or financial services skills. But there itself, there is a change today. It's not only just banks or financial institutions. There are fintechs. There are service providers to banking institutions. There are a whole lot of other players where you can then exercise what is your interest and follow that. Apart from that, within the banking or financial services space, the new, I would say, the new opportunity would need equal deployment of both your financial skill and your technology skill. And this is not just at any, officers level or staff level. I would think this will pervade right through to the top. So even the CEO will need to be a technology architect if he or she is to succeed in the role in a financial institution. I think in course of time that is going to be true of almost every enterprise. The CEO will have to be a technology architect in addition to whatever other skills that are brought to the table. And if a young person keeps this in mind and builds those skills, I think you are going to rise far. But if a young person were to think that, I have a degree and I have a professional degree, and that professional degree is good enough to take me right through and build a career, I think that's going to be a challenge. You will have to leverage onto that degree technology and keep the technology refreshed. You may or may not keep your core skill refreshed,
but the technology skill will have to be refreshed continuously. And as I can see, at the pace which technology is changing, this young person will have to keep it refreshed, I would say to infinity, as it were, without a stop. तो आखिरी कुछ सवाल मुझे पता है आपके लिए काफी मीटिंग्स हैं आगे और अभी इतनी दूर आए हैं, सो थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल, मिस्त्री साहब, ऐसी कौन सी चीज थी आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आपको अच्छी नहीं लगती थी? अरे यार ये कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, आप हमेशा टीम को बोलते थे? I think many years ago, 2001, 2002, we never had a practice of having agents, distribution agents. And that practice started with ICICI. And then we copied that practice, we emulated that practice. But I must say that whilst ICICI, HDFC always had strong competition over the years, there never was any feeling of hostility, ever. There was always a feeling of friendliness. So you were always good friends? Everyone, yeah, honestly. And even today I have so many of my friends who are from ICICI, and I'm sure ICICI has many other friends from HDFC. So it's very different from the kind of competitive world that people talk about in the West. It's a very different life. Which is one idea of HDFC Limited, HDFC Bank, ICICI Bank has ever copied? Let me also supplement what Keki said. That's true. We never undercut each other. We never, in a way, tried to, in a way, block any business that was done. And I always thought of, which people don't know, and the younger people certainly don't know. We actually, HDFC was conceptualized and born in front of me. We used to sit in our office where they later on had their office. We had one floor. And on that floor, just across from where I sat was, there were tables, and the young team that conceptualized and set up HDFC under the able guidance of Mr. H.T. Parekh sat in this one. So there is, at least at my level, I can tell you that I did not look at them as competitors. I thought of them as somebody who are there out to succeed, and we wish them well. So your next question was, what is it that... What is that one idea of HDFC Limited, HDFC Bank, ICICI Bank copied? Yeah, I think there is one thing that which I used to tell the team at ICICI ICICI Bank, and that is look at the efficiency ratio of HDFC parent, the cost to income ratio. And that is an unbelievable number. The way they ran the business so efficiently, yet build the book, grow, I don't see any other bank has emulated. So I would say that for us, the benchmark is not a bank. The benchmark is HDFC Limited in terms of what we should do with our cost to income ratio, because we are also predominantly in home loans. We have other banking businesses. So I don't see any reason why it should be different. So that was something that, I think it succeeded to some extent, because people could see that and knew that, this was not going to be tolerated. So we kept costs low. Did you ever buy a stock of HDFC Limited, and did you ever buy a stock of ICICI Bank? No, I actually don't deal in too much of scripts, so I can't say that I did buy HDFC Bank stock. BSc पे आया, BSc के अंदर जब भी इस फ्लोर पर आते तो यादें आती हैं, यादें हमेशा ताज़ी करनी चाहिए. For those who've come for the first time, I've got a lot of my young friends from my office, हमारी research team वाले आए हैं, तो उनको मैं बता रहा था यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, यहाँ पर lot of the young audience associate BSc floor with that very famous OTT series, but trust me, this is the place where trading used to happen. So केकी साहब, जब HDFC Limited list हुआ था, क्या market cap थी उसकी? I think we started with a paid up capital of 10 crores, and the market cap when I joined in 1981 was a little under 8 crores. So 8 करोड़ से कम HDFC Limited की market cap थी जब इस फ्लोर पर वो ट्रेड करता था. कामत साहब, ICICI बैंक की क्या market cap थी जब ICICI बैंक को लिमिटेड अलग-अलग थे? ICICI Limited जो है, I think was listed from 1955-56, and never skipped a dividend in its history. I don't recollect the exact market cap when we merged. We merged. That is around 2002, but it wasn't a large number. It wasn't a large number. And today, what is the combined market cap? Any idea of all the subsidiaries and everything put together? ICICI would be over $100 billion. $100 billion. What about HDFC Bank now? Everything put together? About 180, 185 billion.
सो 10 करोड़ से 180 बिलियन डॉलर की छलांग HDFC ग्रुप ने लगाई है पिछले 30 सालों में, और ICICI बैंक की भी वही छलांग है। मेरे से लोग पूछ रहे थे भैया आपके पास क्या है, HDFC का लोन है, ICICI का लोन है, तो मैंने उनको ये जवाब दिया जी मेरे पास HDFC बैंक का होम लोन है, ICICI बैंक का कार लोन है, LIC का इंश्योरेंस है, और SBI के अंदर मेरा सेविंग अकाउंट है। वाओ। So that is what India is, and that is what we stand for. I would request before I wrap, just in respect of honor, to stand and to give a standing ovation to Mr. Mistry and Mr. Kamath. ये ऐसे दो शख्स हैं जिन्होंने इंडियन बैंकिंग सेक्टर के डायनामिक्स को चेंज करा है। आज इंडियन बैंकिंग सेक्टर जिस कगार पे खड़ा है, इसके ये दो बहुत, मैं बोल सकता हूं पुरानी जमाने की हम बातें करें तो मैं भी पुरानी पिक्चर का डायल बोलता हूं, ये हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर के जय और वीरों हैं। थैंक यू।